हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है इंडिया पोस्ट ने एक जीडीएस प्रोफाइल के लिए वैकेंसी निकाली है। इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर पे टाइप करना होगा इंडिया पोस्ट वैकेंसी। फिर इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट का सबसे पहला ही वेब लिंक मिल जाएगा इंडिया पोस्ट का। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट के वेब लिंक पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको इंडिया पोस्ट का एक मेन होम पेज आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे कर्सर ले जाना है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है तो आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की प्रोफाइल पे एक जॉब निकाली है इंडिया पोस्ट ने यानी सरकारी डाक विभाग ने। अब यहाँ पे देखने को आपको मिलता है नोटिफिकेशन नंबर 17/3/2024 जीडीएस डेटेड 12/7/2024 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने निकाला है, जो कि डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 110001 के तहत निकला है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। यानी जीडीएस की प्रोफाइल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जीडीएस के अंदर आते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इन्होंने इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट के अंदर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट ऑफिस के अंदर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के। यहाँ पे ऑफलाइन मोड कोई भी नहीं है, ऑफलाइन मोड से आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपको 15/7/2024 से स्टार्ट होकर 5/8/2024 तक आपको भरना होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन करनी है तो वो 6/8 से 8/8 तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन। यानी आपको सबसे पहले इन्होंने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया है। आपको ध्यान से ये लाइन पढ़नी है क्योंकि ये रेगुलर जॉब नहीं है। द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने एक लाइन लिखी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड, यानी उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जीडीएस की प्रोफाइल है आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी डिपार्टमेंट जो इंडिया पोस्ट ने ये वैकेंसी निकाली है वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रहेगा इंडिया पोस्ट के अंदर। इसके अंदर लिखा है कि एंड देयर एलोमेंट्स अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट्स आर नॉट ए पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जो इसके अंदर आपको भत्ता मिलेगा और जो आपको सैलरी वगैरह सब मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तहत नहीं मिलेगी। जो प्रोफाइल दी गई है वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रहेगा और इनके अंदर जो भी पे स्केल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के भत्ते के हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। फ्रेंड, इनका जो नोटिफिकेशन है 36 पेजेस का है, जो कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। मैंने इसको समराइज करके स्मॉल पीडीएफ बनाई है। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एप्लीकेशन है ये इनवाइट करी है इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक की। इसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक आते हैं, जो कि इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑफिस के अंदर निकाली गई है। और जो बीपीएम का जो सैलरी होगा यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी स्लैब होगा 12,000 से लेकर 29,380 रहेगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक कि इसकी 10,000 से लेकर 24,470 तक का पे स्केल रहेगा। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 है एज और मैक्सिमम 40 एज है और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। OBC वही काउंट होंगे जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि गवर्नमेंट का भी OBC नॉन क्लियर लेयर के अलावा किसी को कोटा नहीं देती है। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 3 साल का रहेगा। EWS के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज के अंदर। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो अपंग हैं और उनका परसेंटेज देखा जाता है कि कितना परसेंटेज है PWD का, तो उनको 10 साल का मिलेगा। जो PWD के अंदर आते हैं प्लस OBC के अंदर आते हैं वो 13 साल तक का। और डिसेबिलिटी अगर कोई है प्लस SC ST में भी आते हैं, SC या फिर ST में आते हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जीटीएस की वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है, यानी आपको 10th क्लियर करना मैंडेटरी होगा इसके अंदर। और आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसके अंदर पास होने चाहिए। और जो एप्लीकेंट है शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट इज गिवन इन द एनेक्सर 3। यानी यह है कि जब आप
इसके अंदर 10th क्लास मैंडेटरी है और 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी मैंडेटरी है, ये आपका सब्जेक्ट पास होना चाहिए। इसके बाद जिस भी स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर एक लोकल लैंग्वेज को भी पास करना जरूरी होता है। तो उस स्टेट के अंदर 10th क्लास के अंदर उस कैंडिडेट के पास वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ, अगर मैं दिल्ली से अप्लाई करूँगा तो दिल्ली के अंदर हिंदी मैंडेटरी है। लोकल लैंग्वेज का भी एक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस राज्य के अंदर किस किस लैंग्वेज का मैंडेटरी होना जरूरी है। तो आपने 10th क्लास के अंदर लोकल लैंग्वेज वो वाले पास आउट जरूर होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिल आपको चलाना जरूर आना चाहिए। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल इन्होंने डिफाइन किया है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी होगा। यहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैड डिक्लेयर्ड 23 ट्राइबल लैंग्वेजेस, यानी वहाँ पे 23 आदिवासी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जीडीएस के अंदर, उनको 2 लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी उनको आनी चाहिए, और एनी ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज, जो भी ट्राइबल लैंग्वेज वहाँ पे लोकली बोली जाती है उस लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि 3rd लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस एकोमोडेशन, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है, लेकिन बताना चाहूँगा। द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं माने जाएंगे। एंड देयर एमोल्यूमेंट्स, यानी जो उनको मेहनताना मिलता है, भत्ता मिलता है, अलाउंस और अदर एंटाइटलमेंट्स, यानी जो भी पात्रता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बराबर उनको नहीं मिलेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर ए मिनिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 4 एंड मैक्सिमम ऑफ 5 आवर्स ए डे, यानी मिनिमम आपको पर डे 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे आपको काम करना जरूरी होगा। एंड दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज सेवक बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी आप अगर सर्विस में रहते हैं तो आप 65 साल की उम्र से ज़्यादा सर्विस में नहीं रह पाएंगे। अगर एक्सटेंशन होता रहता है और आपकी एज 65 साल तक पहुंच जाती है तो इसके ऊपर आप सर्विस में नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे एक चीज उन्होंने और लिखी है, ए सेवक शुड हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स द अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ इन हिज फैमिली। इन्होंने कहा है कि अगर आप जीडीएस प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अदर इनकम सोर्स पे भी डिपेंड होना पड़ेगा अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। ए कैंडिडेट कैन हैव ओनली 1 रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। फिलिंग अप मल्टीपल registrations are not allowed and filling up of duplicate multiple applications would invite cancellation of all the application filled by the candidate। यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। ये फाउंड हुआ कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशन को सबमिट किया है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपने सबमिट अगर करी है तो उस केस के अंदर आपका एंटायर एप्लीकेशन जितने भी होंगे सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट्स, यानी आप सिविल पोस्ट के होल्डर होंगे जो कि सिविल सर्विस ऑफ स्टेट से बाहर होगा। इसका मतलब यह है कि आप सिविल पोस्ट में होंगे। रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन के लिए इन्होंने क्या डिफाइन किया है? रिजर्वेशन जैसे कि मैंने आपको स्लैब पहले ही बता दिया है कि SC ST OBC EWS PWD PWD प्लस OBC PWD प्लस SC या फिर ST, इन सबको क्या एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि रिजर्वेशन उनको मिलेगा जिनके पास SC ST OBC PWD और ये सब अगर आपके पास पूरे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं और प्रेस्क्राइब्ड जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है अगर उसके अंदर के फॉर्मेट के अंदर ही आपका बना हुआ है और वो वैलिड है तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। कुछ और भी एक्सप्लेन करा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। BPM ABPM या डाक सेवक के अंदर अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो लो विजन या फिर डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग, इस केस के अंदर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। आप इनके अंदर आते हैं तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि कैंडिडेट किस बिहाफ पे सिलेक्ट होंगे? वो मेरिट लिस्ट के होंगे। मेरिट लिस्ट का मतलब जिसके 10th क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो टॉप पे रहेंगे, यानी उन्हीं के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यानी जिनके पास 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कन्वर्जन ऑफ ए ग्रेड या पॉइंट्स टू मेक
in secondary school examination of 10th standard of recognized board aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimal। यानी यह है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन तो होगा मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे, लेकिन उनके जो मार्क्स का कन्वर्जन जो डिफाइंड होगा वो टेबल के अंदर क्लियरली डिफाइन कर रखा है और सिर्फ 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आपका ग्रेड 1 आया है तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे 10 मिलेंगे, और जो मल्टीप्लाई किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो 9.5 से किया जाएगा। अगर A2 आया है तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 9.5। तो यानी आपको ये भी देखना है कि अगर आपको ग्रेड के हिसाब से मिला है तो ग्रेड के अंदर इतने इतने पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, ये सब आप 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको भरना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा और फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी किस हिसाब से होगी। कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होगा उसका जो सिलेक्शन है वो डिस्प्ले किया जाएगा इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे और जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पे। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट एंड डेट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेट्रा थ्रू SMS एंड देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी जो रिजल्ट इसका आएगा वो आपको अपडेट SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू मिलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में मोबाइल नंबर और ईमेल ID दी है उसी पे ही अपडेट जाएगा। However, in case of non-receipt of SMS या email on the registered mobile number या email address due to technical or any other reasons, the department would not be responsible and no communication in this regard will be entertained। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी है, अगर आपको SMS या फिर ईमेल टेक्निकल इशू की वजह या फिर किसी और इशू की वजह से अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो इसके अंदर डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन प्राप्त करना है तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आपको वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के अंदर। यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर डिफाइन करा गया है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फिर इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का कराना होता है, जैसे कि मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इन सबको आपको अटेस्ट कराना होगा और इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करानी होगी। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जितने भी मार्क्स शीट्स हैं, कितने भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th तक के, उन सबको आपको सर्टिफाई कराना होगा। और यहाँ पे मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट ये आप ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC, EWS PWD सर्टिफिकेट, ये सब जो दिया गया है इसको अटेस्ट आपको कराना होगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर है तो ये भी अटेस्ट कराना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इसको भी अटेस्ट कराना होगा। और इन सबको जब फिजिकल लेकर जाएंगे तो आपको ये सबमिट कराना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी इसके अंदर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना होगा मेडिकल ऑफिसर के थ्रू, जो कि एक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, ये आपको मैंडेटरी रहेगा। यानी आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है जो कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्टेजेस के अंदर डिफाइन करा गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए 2 स्टेजेस के अंदर है। तो जो भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको ये नोटिफिकेशन सही से पढ़नी होगी। तो आपको 2 स्टेजेस के अंदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उस पोस्ट की प्रोफाइल क्या रहेगी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की प्रोफाइल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन होते हैं किसी भी ब्रांच ऑफिस के या फिर IBBB के, वो आपको सब देखना है। यानी जैसे कि कोई भी एक पोस्ट ऑफिस हुआ उसके अंदर जो भी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो सब आपको देखना होता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यानी आपको मार्केटिंग और प्रमोशन करनी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको बताए जाएंगे
उनके प्रोडक्ट के सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। जहां पे यहाँ पे लिखा है इन द सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस बीपी यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेनियंस एंड मेल डिलीवरी। यानी जहां पे एक सिंगल ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ऑफिस सही तरीके से फंक्शन करे, यानी जो मेल कन्वेनियंस है, जो इनकमिंग है या आउटगोइंग है, वो टाइमली होती रहे। इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच पोस्ट मास्टर के हाथ में होगी। उसके लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा इन द ब्रांच ऑफिस अदर देन सिंगल हैंडेड। यानी अगर मान लो कि सिंगल हैंडेड के अलावा कोई और भी पर्सन अगर उस ब्रांच ऑफिस के अंदर अवेलेबल है, यानी सपोर्ट में आपके कोई सपोर्टिंग स्टाफ अवेलेबल है, द बीपीएम में बी असिस्टेड बाय एबीपीएम। तो उस जगह पे जो बीपीएम है उस बीपीएम को असिस्टेंट बीपीएम असिस्ट करेगा, लेकिन बीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ एबीपीएम एज एंड व्हेन ऑर्डर्ड और इन केस ऑफ नॉनबिलिटी ऑफ एबीपीएम। इसका मतलब यह है अगर किसी को सपोर्टिंग स्टाफ मिला हुआ है, यानी अगर किसी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर के पास असिस्टेंट अगर अलॉटेड है तो असिस्टेंट उसको असिस्ट तो करेगा, लेकिन अगर जिस दिन भी वो छुट्टी पे होगा तो उसको सारे काम करने होंगे बीपीएम को। उसके लिए पूर्णतः बीपीएम ही जिम्मेदार होगा उस ऑफिस के स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए। और इस प्रोफाइल के अंदर अगर कोई भी और टास्क अगर अलॉट किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है आपके सीनियर के थ्रू, तो वो सब भी आपको काम परफॉर्म करना होगा। रेजिडेंस या एकोमोडेशन वाले पॉइंट में लिखा गया है द एप्लीकेंट सो सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू रिसाइड इन पोस्ट ऑफिस। यानी जो एप्लीकेंट सेलेक्ट हुआ है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर उनको रिसाइड करना होगा, यानी उनको रुकना होगा। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल रहेगी इसके अंदर इस प्रोफाइल के लोगों को स्टम्प को सेल करना होगा, स्टेशनरी को सेल करना होगा, और जो मेल है डोर टू डोर आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। इसके अंदर बीपीएम को ये असिस्ट करेंगे, मार्केटिंग प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडिया पोस्ट। यहाँ पे एबीपीएम में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ द बीपीएम, यानी बीपीएम की प्रोफाइल जो भी है कंप्लीटली उसका पूरा काम एबीपीएम भी करेगा, यानी उसको सारा काम आना चाहिए एबीपीएम को। अगर वो बीपीएम अवेलेबल नहीं है तो एबीपीएम को यानी असिस्टेंट बीपीएम को सारे काम करने होंगे, और एबीपीएम को वो सारे काम भी करने होंगे अगर उनके सीनियर ने, जैसे कि एमओ, आईपीओ, एएसपीओ, एसपीओज, एसएसपीओज ने अगर कोई भी टास्क दिया है तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लायबल होगा। यहाँ पे रेजिडेंस के लिए क्या डिफाइन करा गया है, एबीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिसडिक्शंस। ऑफिस आपको मिलेगा उसी के आसपास ही आपको रहने की व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी। डाक सेवक का जो मेन प्रोफाइल रहेगा वो स्टेशनरी और स्टम्प पेपर को बेचने का रहेगा, मेल को डे टू डे डिलीवरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का रहेगा। जो आईपीबीबी की जो प्रोडक्शन सर्विसेज हैं उसको देखने का पूरी जिम्मेदारी इसी की रहेगी। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। डाक सेवक को सॉर्टिंग करने का भी काम दिया जाएगा, वो उनको करना होगा। जैसे कि अगर कोई रेलवे के थ्रू अगर कोई डाक पोस्ट आता है तो उसके अंदर सॉर्ट करके किस किस लोकेशन पे उसको भेजना है वो सब काम उनको देखना होगा। डाक सेवक का काम ये भी रहेगा कि जितने भी मेल्स आ रही हैं उसको एक्नॉलेज करना, और जो डिस्पैच करने का काम है वो सब देखना। जो भी बैग्स आ रहे हैं, जो भी कोरियर आ रहा है, उन सबको देख करने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। और इसके अंदर ये भी है कि जो भी डाक सेवक है विल असिस्ट, वो असिस्ट करेगा पोस्ट मास्टर को और सब पोस्ट मास्टर को, और अगर सीनियर से कोई भी कमांड मिली है परफॉर्म करने के लिए तो वो भी उनको करना होगा। रेजिडेंट के लिए बोला गया है कि डाक सेवक को उस जुरिसडिक्शन में रहना मैंडेटरी है जहाँ पे का हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस है, यानी जो भी ब्रांच ऑफिस उसको अलॉट हुआ होगा, जिस ऑफिस में वो काम करेगा उस जुरिसडिक्शन के अपने मेल डिलीवरी के जुरिसडिक्शन एरिया के अंदर उनको रहना मैंडेटरी होगा। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार पे आने के बाद सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड इस पर क्लिक करना होगा। किस किस स्टेट के अंदर किस किस कास्ट के लिए किस किस कैटेगरी के लिए पोजीशंस अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु, तो आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को डिफाइन कर दिया गया है कि आपके पास ये लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है 656 है, ओबीसी के लिए 200 है, एसटी के लिए 170 है, एसटी के लिए 88 है, ईडब्ल्यूएस के 194 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD A B C दिया हुआ है, D E है, इन सबका टोटल मिला के 1355 सीट है। ऐसे आप अपने स्टेट के सीट्स को देख सकते हैं किस स्टेट के अंदर कितनी सीट्स हैं। प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि किस एरिया के अंदर पोस्ट अवेलेबल है, तो जैसे कि अगर मैं न्यू दिल्ली सर्च करूं, न्यू दिल्ली वेस्ट, फिर यहाँ पे सेलेक्ट डिवीज़न के अंदर व्यू पोस्ट हमने क्लिक किया। फिर इसके बाद ये है DK मोहन गार्डन यानी उत्तम नगर वाले एरिया में डाक सेवक की पोजीशन अवेलेबल है। OBC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ढासा के अंदर डाक सेवक 1 है और हिरनकुंदा के अंदर GDS BPM की प्रोफाइल के लिए 1 पोजीशन है। ईसापुर में GDS ABPM अनरिजर्व्ड 1 है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है और ये ऑफिसेस किस पिन कोड पे पड़ते हैं ये आपको देखने को मिल जाता है और इस एरिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और ये आपको देखने को मिल जाता है। और मैंडेटरी है कि इस जो लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ी हो और उसको पास आउट आपने किया हो। तो फ्रेंड, अगर आप इस प्रोफाइल को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको कल देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से इसका मैं नेक्स्ट कल वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड, ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ कि जो मैंने अभी तक बताया है। अभी जो एप्लीकेशन इंडिया पोस्ट ने जो निकाली है वो ग्रामीण डाक सेवक की निकाली है। इसके अंदर आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की निकाली है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकला है वो 15/7/24 से 5/8/2024 तक निकला है और इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है और करेक्शन आप 6/8 से 8 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पे स्केल आपको देखने को मिलेगा वो BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के 12,000 से लेकर 29,380 रुपये और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर से डाक सेवक का 10,000 रुपये से 24,470 तक आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज आपको 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, 40 साल मैक्सिमम होने चाहिए और इसके अंदर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अंदर SC ST को 5 साल तक की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल तक की। EWS के अंदर एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। PW के अंदर अगर आते हैं तो 10 साल आपको मिलेगी। PW प्लस OBC में अगर आते हैं तो 13 साल, PWD प्लस SC या फिर ST में आते हैं तो 15 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 10th पास होना चाहिए और इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे ही होगा। 10th के अंदर आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके अंदर एक लोकल लैंग्वेज भी होने चाहिए। जो भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर जिस भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अदर क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे कुछ अलग रूल हैं जिसके अंदर आपको 2 लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अंदर हिंदी या इंग्लिश के अलावा एक 3rd लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। इसके अंदर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपका 2 स्टेजेस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे और इनको जो भी मेहनताना मिलेगा GDS प्रोफाइल के अंदर 3 जो प्रोफाइल आपको मैंने बताई हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सरकारी भत्ते जो मिलते हैं वो सब नहीं मिलेंगे और इसके अंदर मिनिमम आपको 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे पर डे आपको काम करना होगा और मैक्सिमम आप 65 साल से ऊपर आप काम नहीं कर सकते हैं। और जो एक डाक सेवक है उसको अपने अदर इनकम के लिए भी कुछ ना कुछ काम जरूर करना होगा अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो डुप्लीकेट एप्लीकेशन अगर आपकी सबमिट पाई गई कि आपने एक एप्लीकेशन से ज़्यादा अगर 2 भी एप्लीकेशन अगर सबमिट करी है तो पूरा एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट माना जाएगा। पूरी एप्लीकेशन अगर आपने दोनों अप्लाई की है तो दोनों ही रिजेक्ट मानी जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और मेरिट बेस के लिए अगर मार्क्स आपके डायरेक्ट आए हैं तो मार्क्स के बिहाफ से आपका कैलकुलेशन करा जाएगा। अगर इसके अंदर ग्रेड सिस्टम या फिर पॉइंट सिस्टम के तहत आया है तो उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिया गया है। अगर ग्रेड सिस्टम या पॉइंट सिस्टम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड A1 के अंदर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट का 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे आप अदर ग्रेड के हिसाब से समझ सकते हैं A2 के अंदर B1, B2, C1, C2 और D के अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हो फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट
और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर पीडब्ल्यू में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा। ट्रांसजेंडर अगर है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी एडिशनली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए मैंने आपको ऊपर ही पहले ही बताया था कि यहाँ पे 2 स्टेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उनका जो क्राइटेरिया को मिल जाता है। तो फ्रेंड, अगर इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको अलग से एक्सप्लेन जरूर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ है एक ही वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।